तो हमारे पहला प्रश्न जो है उसमें कहा गया है कि अगर सभी जानवरों के पास चार पैर है और यदि एक टेबल के भी चार पैर हैं तो टेबल भी एक जानवर है, इस प्रकार के तर्क को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि काल्पनिक तर्क। तो किसी प्रकार की कल्पना इस वाक्य में, इस शब्द में, इस प्रश्न में नहीं की गई है। और देखो कहा गया है कि अगर सभी जानवरों के पास चार पैर होते हैं, पहले एक नियम बता दिया गया है और बाद में उसका उदाहरण दिया गया है। तो नियम के बाद उदाहरण, मतलब जनरल से स्पेसिफिकेशन की तरफ भी जा रहा है, सामान्य से विशेष की ओर जा रहा है। तो आगमन भी ये जो है नहीं होगा, काल्पनिक तर्क भी ये नहीं होगा। अब बचते हैं हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो अनुरूप तर्क, अनुरूप तर्क बिल्कुल ये इसका सही आंसर हो सकता था, पर बोर्ड के अनुसार इसको माना है निगमनात्मक तर्क, क्योंकि इसमें पहले एक रूल के सभी जानवरों के चार पैर होते हैं, एक रूल बता दिया और उसके बाद रूल के बाद उदाहरण बताया है कि एक टेबल के भी चार पैर हैं। तो यहाँ पर हम इस आंसर के साथ जाएंगे निगमनात्मक तर्क के साथ। तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर निगमनात्मक तर्क। आप जो है वो डी को ही क्लिक करके आएँ। और इस प्रकार के प्रश्न आते हैं अक्सर बोर्ड में जो कंफ्यूज करते हैं। तो निगमनात्मक तर्क यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, मनुष्य में विकास की दिशा है। मनुष्य में जो विकास की दिशा होती है, मनुष्य का विकास होता कैसे है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि डिस्टल प्रोक्सोमो। डिस्टल प्रोक्सोमो नाम का आपने कई शब्द पढ़ा ही नहीं होगा, तो ये होता ही नहीं है। पेड़ से सर की ओर, पेड़ से सर की ओर किसी प्रकार का विकास नहीं होता, यह भी जो है गलत आंसर है। केवल सर, केवल सर का भी जो विकास थोड़ी होगा, केवल सर का ही संचालन करना थोड़ी सीखते हैं हम, तो यह भी जो है वो गलत हो जाएगा। और हमारा जो सही आंसर होगा वह सर से पैर की ओर, जिससे बोलते हैं सिपेडोकेडल। सर से पैर की ओर मनुष्य का जो विकास होता है, ये जो ए आंसर है वो भी सही हो सकता था, पर इसमें क्या होता है प्रोक्सोमा पहले आता और डिस्टल बाद में था। ये तो कुल एक शब्द है, इसको तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करने से जो है वो आंसर जो है यहाँ पर गलत हो गया। फिर तो दोनों आंसर सही हो जाते हैं। तो सही आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सर से पैर की ओर। हमारे जो शरीर का सबसे पहले हम विकास करते हैं, सबसे पहले जो हम संचालन करते हैं वह सर से पैर की ओर, हमारी चोटी से हमारे नाखून की ओर हम जो करते हैं। तो ये जो है बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। तो अगला प्रश्न देखते हैं। पहले अपन इस प्रश्न के संबंध में जो है वह चित्र देखते हैं। एक देखो इसमें जो खड़ी लाइन है वह बता रहा है सिपेडोकेडल, मतलब हेड टू फुट की ओर। सिपेडोकेडल जो होता है वह हेड से, सर से पैर की ओर होता है, जो कि हमारा राइट आंसर हमने अभी देखा है। और दूसरा जो क्रिया इसमें दी गई है, दूसरी क्रिया है प्रोक्सिमो डिजिटल। प्रोक्सिमो डिजिटल में क्या होता है, मिड लाइन टू एक्सट्रीम लाइन्स, मतलब हमारे या तो रीढ़ की हड्डी हो सकती है या हमारा हृदय हो सकता है, उससे बाहर के अंगों की ओर हम विकास करते हैं, हम संचालन करना सीखते हैं, हमारे शरीर का संतुलन बनाना सीखते हैं। तो ये दो प्रकार के ही हमारे पास जो है वह क्रिया है, इसके अलावा कोई तीसरी क्रिया नहीं है। तो दो शब्द आपको याद रखना है, सिपेडोकेडल और प्रोक्सिमो डिजिटल। सिर से पैर की ओर और हृदय से या केंद्र से बाहर की ओर, ये दो ही हमारे पास सिचुएशन है दोस्तों साइकोलॉजी में। हमारा तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, सामाजिक अध्ययन शिक्षक श्री साजिद ने अपने छात्रों को एक असाइनमेंट दिया। क्या असाइनमेंट दिया है यहाँ पर, शहर में ट्रैफिक जाम से कैसे बचें। शिक्षक सोच को बढ़ावा देना चाहता है, शिक्षक एक तर्क प्रस्तुत करना चाहता है यहाँ पर। तो किस प्रकार का तर्क वो प्रस्तुत करना चाहता है इसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा अभिसारी और अपसारी दोनों। तो दोनों तो यहाँ पे कैसे हो सकते हैं दोस्तों, दोनों तो राइट हो ही नहीं सकता। दूसरा जो ऑप्शन है वह है अभिसारी, तीसरा है अपसारी और चौथा है बुद्धिमान। बुद्धिमान नाम का भी कोई जो है वह तर्क नहीं होता और ये दोनों एक साथ भी नहीं हो सकते। अब देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक श्री साजिद ने छात्रों को असाइनमेंट दिया, छात्रों को एक काम दिया है। अपन ने क्या काम दिया है कि शहर में ट्रैफिक जाम से कैसे बचे। शहर में ट्रैफिक जाम से बचने के तो 100 उपाय हैं कि हम जो है वह अपना खुद का वाहन नहीं लेके जाएं, हम पैदल जाएं, हम साइकिल से जाएं, प्रदूषण करने वाले जो है वह वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बच्चे अलग अलग पेश करेंगे और अलग अलग पेश करने में मतलब उनकी सृजनात्मकता पर जो है वह जोर दिया गया है। अब अभिसारी अगर होता तो क्या कहता है कि 100 वीडियो में से एक को सही बताना है, एक सबसे बेस्ट को सही बताना है, तब यहाँ पर अभिसारी हो जाता। पर ये कह रहा है कि आपको जो है वह कैसे बचें, तो सोच को बढ़ावा दे रहा है। वो सोच को बढ़ावा दे रहा है मतलब सृजनशीलता का विकास कर रहा है। तो सृजनशीलता का विकास मतलब विशिष्टता का विकास कर रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हमारा अपसारी चिंतन। तो इसका राइट आंसर भी है दोस्तों सी। बढ़ता है हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है कि अपसारी चिंतन
परीक्षण क्या करता है? अपसारी चिंतन अभी अभी हमने पढ़ा है पिछले बार में। अपसारी चिंतन का काम क्या है? बुद्धि का काम है क्या? तो नहीं, बुद्धि का काम जो है विकास का काम नहीं है। मेमोरी को बढ़ाता है कि अपसारी चिंतन? हो सकता है बढ़ाता हो, पर यहाँ पर सही आंसर नहीं है। एकल सही उत्तर चाहिए कि आपको सिंगल करेक्ट आंसर चाहिए क्या? तो अपसारी चिंतन में सिंगल करेक्ट आंसर नहीं चाहिए होता है। तो किसी व्यक्ति की विशिष्टता, यहाँ पर देखो विशिष्टता, सृजनशीलता, विशिष्टता पर जोर देता है, लोगों पर सोचने पर मजबूर करता है, उनकी बुद्धि का विकास करता है विशिष्टता के जरिए, सृजनशीलता का विकास करता है, क्रिएटिविटी लाता है अपसारी चिंतन बालकों में। तो अपसारी चिंतन की बात हुई है यहाँ पर दोस्तों। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न। राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ठोस परिचालन चरण की अनुमानित आयु है। ठोस परिचालन चरण की अनुमानित आयु, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, 7 से 12 वर्ष। 7 से 11 वर्ष होता है, यहाँ पर बढ़ा देते हैं 1-2 वर्ष इधर, तो जो है वह इसी प्रकार से कंफ्यूज करता है, डायरेक्ट हलवा नहीं परोसा जाता। तो हमारे पास पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ठोस परिचालन की चरण की अनुमानित आयु जो है वह 7 से 12 होगी। 7 से 12 वर्ष जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। छठे प्रश्न की बात करें, बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ? बात करिए आरटीई एक्ट की। आरटीई एक्ट कब आया? 2009 में आया। 2009 में आया, सबको पता है, पर लागू कब हुआ? बात कर रहे हैं इसके लागू होने की। तो आरटीई एक्ट जो है वह लागू हुआ था, जब आएगा उसके बाद ही तो लागू होगा। तो अप्रैल 2009 में तो आया, तो 10 मई जो है वह ये लागू हो गया। 1 अप्रैल 2010 को जो है वह आरटीई 2010 में लागू हुआ, 2009 एक्ट। और ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए, मुफ्त में शिक्षा दी जाए। अभी इसके स्थान पर अब नई शिक्षा नीति की बात चल रही है, उसमें कह रहा है कि 3 से 14 वर्ष की, पर आएगी जब देखेंगे। अभी तो हमारा यही आंसर सही है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे अनुमानी या ह्यूरिस्टिक पद्धति भी कहा जाता है? कौन सी पद्धति को ह्यूरिस्टिक पद्धति का नाम से भी जाना जाता है? तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ह्यूरिस्टिक पद्धति जो है वह उसका कौन जनक है। ह्यूरिस्टिक पद्धति का जनक बताना है आपको सबसे पहले। अगर आपको आता हो तो कमेंट करके बताएं। ह्यूरिस्टिक पद्धति क्या करती है? बालकों में जो है वह खोज का काम करती है क्या? परियोजना पद्धति का काम करती है क्या? समस्या निराकरण पद्धति है क्या? ये व्याख्यान पद्धति है क्या? तो देख लो, ह्यूरिस्टिक पद्धति का काम जो है वो प्रॉब्लम सोल्व का है, प्रॉब्लम सोल्व करती है, समस्या का निवारण पद्धति है ये। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आपको जरूर कमेंट करके बताना है अनुमानी या ह्यूरिस्टिक पद्धति का जनक कौन है। तो 8वें प्रश्न की बात करते हैं। भारत में स्कूली शिक्षा को मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया गया है? मोटे तौर पर शब्द पर जोर देना है दोस्तों। मोटे तौर पर जोर दोगे तभी जो है वो आंसर दे पाओगे। तो 2 चरणों में बांटा गया है क्या? 5 में बांटा गया है क्या? 4 में बांटा गया है क्या? 3 में बांटा गया है क्या? बताइए सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 4 पद्धति में। हमारे जो है वह भारत में स्कूली शिक्षा को मोटे तौर पर 4 पद्धति में बांटा गया है। पहला जो है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें हम फर्स्ट से लेकर 5वीं तक की कक्षा को शामिल करते हैं। दूसरा जो सेक्टर है वह है हमारा 6 से 8, जिसमें हम एलिमेंट्री शिक्षा या फिर उच्च प्राथमिक अपर प्राइमरी एजुकेशन भी उसे कहते हैं। हमारा 9 से 12 की जो 9 से 10 की शिक्षा होती है उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी एजुकेशन। और 11 और 12 को शामिल किया गया है हायर सेकेंडरी एजुकेशन या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में। तो आपको याद रखना है 4 चरणों में मोटे तौर पर बांटा गया है। ऐसे तो अब अगर ज़्यादा डीप में जाएँ तो प्राइमरी, नर्सरी इनको भी शामिल कर नर्सरी को इनको भी शामिल कर सकते हैं। तो हमें मोटे तौर पर बताया गया है, तो इसी वजह से प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 4 प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब बता दो आपको, ये प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी ये 4 है। प्राइमरी में 1 से 5 की बात करते हैं, अपर प्राइमरी में 6 से 8 को शामिल किया गया है, सेकेंडरी में 9 से 10 को शामिल किया गया है, हायर सेकेंडरी में 11 और 12 को शामिल किया गया है। ये याद रखना है आपको। अपर प्राइमरी को दोस्तों एलिमेंट्री भी कहते हैं, कहीं कहीं एलिमेंट्री नाम भी मिल जाता है, तो यह नाम भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शून्य पाठ्यक्रम, शून्य पाठ्यक्रम क्या होता है? शून्य मतलब 0, न्यूट्रल पाठ्यक्रम भी बोल सकते हैं। शून्य पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम जिसमें शून्य उद्देश्य होता है क्या? दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम जो छात्र नहीं सीखते हैं वो है क्या? तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम जो शून्य विधियों का उपयोग करता है। चौथा ऑप्शन है पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते।
तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते। सारी चीज़ें शिक्षक थोड़ी सिखाते हैं स्कूल में, कुछ चीज़ें हमको भी सीखनी पड़ती है। कुछ चीज़ें स्कूल में पाठ्यक्रम का मतलब होता है जब बच्चा स्कूल में पैर रख दे और वह पाठ पढ़कर चला जाए, पास करके उसे चला जाए, वो सारी चीज़ें करिकुलम में पाठ्यक्रम में शामिल होती है। पर कुछ चीज़ें अध्यापक सिखाते हैं, कुछ चीज़ें हमें खुद को सीखनी पड़ती है। तो उन चीज़ों को जो अध्यापक नहीं सिखाते उन्हें शून्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्यक्रम का निर्धारक क्या है? पाठ्यक्रम का निर्धारक क्या होता है? उद्देश्य, पद्धति व मूल्यांकन होता है क्या? बुनियादी जरूरतें, सामाजिक पहलू या सांस्कृतिक कारक होते हैं क्या? संरचना, विकास या क्रियान्वयन होता है क्या? व्यक्ति, ध्यान या सामाजिक? तो सबसे पहले पाठ्यक्रम, सभी जगहों का पाठ्यक्रम दोस्तों अलग अलग होता है। क्यों होता है अलग अलग? क्योंकि हो सकता है जो कंडीशन भारत में हो वो अमेरिका में नहीं हो, जो कंडीशन अमेरिका में हो वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो, जो कंडीशन ऑस्ट्रेलिया में हो वो नाइजीरिया में या अफ्रीका में नहीं हो। तो वहाँ की बुनियादी ज़रूरतें भी तो देखी जाती है ना। और सामाजिक पहलू, वहाँ का समाज क्या चाहता है, सामाजिक एस्पेक्ट क्या है, वह भी देखे जाते हैं। और सांस्कृतिक कारक भी जो है वहाँ पर देखे जाते हैं। तो पाठ्यक्रम निर्धारण के 3 कारक जो है वह बुनियादी ज़रूरतें, सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वह हमारा बिल्कुल सही आंसर है 100%। तो अगर आपको जो है वह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनकी भी हेल्प हो जाए बेचारों की, उनका भी जो है वो भला हो जाए आपके नाम से। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने के समूह को अर्धस्थायी अनुपस्थिति सीखने की क्रिया की पूरी अवधि में होती है, ताकि लोगों को आमतौर पर व्यक्तियों के रूप में पढ़ाया जाता है, न कि समूह में कभी कभार मिलने की संभावना भी मुख्य विशेषता। इतनी बड़ी बात कही है। प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, एक शब्द को आपको पकड़ना है। क्या अर्धस्थायी अनुपस्थिति मतलब जो है वह रेगुलर क्लास नहीं होनी है। अर्धस्थायी, आज हो गई क्लास, कल नहीं हुई, 2 महीने की क्लास है, 8 महीने की नहीं है। तो अर्धस्थायी अनुपस्थिति, ताकि लोगों को आमतौर पर व्यक्तियों के रूप में पढ़ाया जाता हो, आमतौर पर व्यक्तियों के रूप में पढ़ाया जाता हो, ना कि समूह में। क्लास में अगर पढ़ोगे आप तो समूह में पढ़ोगे, पर आप पढ़ने गए, आप अकेले पढ़ने जाते हो, आप असाइनमेंट जमा करने भी यहाँ पर जा सकते हो। तो सीधा सीधा आंसर है मेरा कि यहाँ पर मुक्त व दूरस्थ शिक्षा, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग की बात हुई है, डिस्टेंस एजुकेशन जो है उसकी बात हुई है। मुफ्त व दूरस्थ शिक्षा हमारा जो है वह सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई क्लास की बाउंडेशन नहीं होती। आप कभी भी असाइनमेंट करने जा सकते हो, आप कभी भी पढ़ने जा सकते हो। तो ये इसका सही आंसर है। तो हमारा अगला प्रश्न है, गणित पहेली को हल करने के लिए बच्चे निम्न में से किस विधि का उपयोग करते हैं? गणित की पहेली हल करनी है बस अब आपको, तो आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? अनुकूलन विधि का प्रयोग करेंगे क्या? कंडीशनल मेथड, इसका प्रयोग होता है क्या? शास्त्रीय अनुकूलन विधि, इसमें तो अध्यापक चाहिए होगा। सक्रिय अनुकूलन विधि चाहिए क्या? अरे परीक्षण व त्रुटि विधि, बच्चा करेगा, गलती करेगा तभी तो सीखेगा। एक बार प्रयास करेगा, फिर गलती करेगा, फिर दोबारा प्रयास करेगा, फिर गलती करेगा। तो ट्रायल एंड एरर मेथड, परीक्षण व त्रुटि विधि जो है वह सबसे सही आंसर है यहाँ पर दोस्तों। परीक्षण व त्रुटि विधि थॉर्नडाइक की संकल्पना पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अवसरों, शैक्षिक अवसरों का सामान्यीकरण, प्रतिभा की पहचान, कार्य अनुभव और राष्ट्रीय सेवा, विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान द्वारा दी गई सिफारिश क्या है? किसने दी है सिफारिश है? एनसीएफ की तरफ तो देखना ही मत, कोठारी आयोग भी नहीं है दोस्तों, शिक्षा आयोग भी नहीं है। अरे पुरानी बात है यार, एनपीआई के बारे में पूरी डिटेल पढ़ो। एनपीआई जो है वह बहुत पुरानी चल रही है, उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान दिया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कौन शब्द का विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयाँ, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट विकलांगता, शारीरिक व विकासात्मक में पीड़ित छात्रों को शिक्षा की पद्धति व अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है? कौन से शब्द को विशेष शब्द आ गया भाव, विशेष में यहाँ पर कोई भी कॉमन बच्चे की, सामान्य बच्चे की बात नहीं हुई है, विशेष की बात हुई है। ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, एकीकृत शिक्षा, अक्षम के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा की तरफ तो देखना भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सामान्य बच्चों की तो बात हुई नहीं है, बच्चों की बात हुई है स्पेशल की। विशिष्ट सब दिख रहा है चारों तरफ, शारीरिक या विकासात्मक विशिष्ट होने चाहिए। मंद बुद्धि हो सकता है, विकलांग हो सकता है, जो है वह सीखने में प्रबल हो सकता है, किसी प्रकार का बालक होता है। तो सामान्य से रूप से आंसर है विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन की बात यहाँ पर हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा विशेष शिक्षा, ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है सामाजिक पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य? सामाजिक जरूरतों को पूरा करना, सही है बिल्कुल। समाज में बदलाव लाना, सामाजिक पाठ्यक्रम
समाज में बदलाव लाने के लिए तो होगा। सामाजिक विज्ञान को सीखना, सामाजिक विज्ञान सीखना तो बहुत ज़रूरी है। सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें जब एक ही ऑप्शन में हो रही है तो फिर हमें नीचे क्यों देखना है। छात्रों के बीच सामाजिकरण, अगर सामाजिकरण छात्रों के बीच कर दोगे तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो ये है पर यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा सोशलाइजेशन अमंग स्टूडेंट, छात्रों के बीच सामाजिकरण हमारा सही आंसर है बिल्कुल। तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल ऑब्जेक्टिव एवरीडे को जो है वह आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको जो है इनकी पीडीएफ में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं, विचारों का भला हो जाएगा। सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि जो है वो आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। और आप भले तो जग भला, हमारा भी भला, हमारा भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों आप जो है हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी ऑब्जेक्टिव एवरीडे नाम का सर्च करके जो है वो फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले